आयोजित भारत रंग महोत्सव का ये 25वां साल है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं 25वें भारत रंग महोत्सव के लिए। राष्ट्रीय विद्यालय छात्र संघ द्वारा आयोजित अद्वितीय की श्रृंखला में आज हम जिनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं उनके लिए ये शोरील भी बहुत कम पड़ जाएगी। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। 4000 से ज्यादा गाने उन्होंने लिखे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं समीर अंजान जी के लिए। मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे आज के मॉडरेटर। उनके लिए मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि शब्दों के शिल्पी हैं आप, बनारस का नूर आंखों में बसता है। कविता हो या रंगमंच, आपकी लेखनी में एक नया संसार रचता है, जो जज्बातों को पन्नों से मंच तक ले आते हैं, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम कराते हैं। आपके जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए वेमेश शुक्ला जी का। मैं आग्रह करूंगा हमारे राष्ट्रीय विद्यालय के निदेशक महोदय से, सर आप प्लीज मंच पर आएं और वेमेश भैया का हमारे आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करें। और हमारे आज के गेस्ट, उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कलम जब चलती है इनकी तो सदियों का अफसाना लिखती है, धड़कते दिलों की ये धड़कन और रूह का तराना लिखती है। जिनके गीतों ने हर महफिल को एक नया अंदाज दिया, उस महान शख्सियत को दुनिया ने अनजान कहकर भी पहचान लिया। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए समीर अंजान जी का। एक बार पुनः करतल ध्वनियां, जोरदार तालियां समीर जी के लिए। हम बहुत बहुत आभारी हैं कि समीर सर ने अपना कीमती समय हमारे श्रृंखला को, अद्वितीय श्रृंखला को दिया है। एक तरफ वो समंदर है जिसने गीतों की लहरें पाली है, जिनकी कलम ने हर धड़कन को एक नई आवाज दी डाली। हजारों नगमों का कारवां जिनके नाम से सजता है, समीर की रूह में आज भी वही संगीत बजता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए समीर अंजान जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं दोनों अतिथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें और निदेशक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सर आप दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करें। आज अद्वितीय की शाम इन दो सितारों के नाम होगी। लफ्जों की जादूगरी और यादों की एक हसीन शाम होगी। ना कोई सरहद होगी ना कोई दूरी, बस बातों का सिलसिला होगा। साहित्य और सिनेमा का आज यहाँ सबसे खूबसूरत मिलाप होगा। एक बार जोरदार तालियां फिर से समीर अंजान जी के लिए और वेमेश शुक्ला जी के लिए। अब मैं वेमेश भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वेमेश भैया इस सेशन को कमेंट्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम जी। सत्यम ने धारा प्रवाह हिंदी बोल के बनारस का और हिंदी का माथा आप सब लोगों के सामने ऊंचा कर दिया है। रंगमंच की जय, हिंदी भाषा की जय, सभी भारतीय भाषाओं की जय, और उस भाषा के एक अनूठे प्रयोक्ता, उस भाषा को कुछ लोगों के बीच से निकाल करके समयों, समयांतरालों, पीढ़ियों और समूहों तक पहुंचा देने वाले एक योद्धा की जय जो हमारे साथ है, आदरणीय समीर अंजान जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और बहुत सारी तारीफ आप कर डाले मेरी। और सबसे पहले तो मैं कल्चरल डिपार्टमेंट और भारत रंग महोत्सव के उन तमाम लोगों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और मेरा स्वागत किया और आपसे मुलाकात करवाई। और आप बनारस से ही हैं, मेरे शहर से, और ये दुर्भाग्य रहा कि आपसे कभी आमना सामना हुआ नहीं। और उम्मीद है कि आज जो नौजवान पीढ़ी यहाँ बैठी है, हमारी बातचीत से इनको ज़रूर थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नौजवानों के बीच रहूँ, क्योंकि वक्त इनके साथ चलता है और अगर हम वक्त के साथ चलना चाहते हैं तो इनसे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल एक बड़ी मशहूर लाइन है जिसको बोलते हैं कि जनरेशन गैप। मैं उस गैप को नहीं जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इनके साथ दोस्ती रखूँ, इनको समझूँ, इनकी सोच को समझूँ, इनकी भाषा को समझूँ और कुछ और दूर तक जो दे सकता हूँ इनको मैं दे के जाऊँ। वाह, एक बार बहुत नरम सी ताली आपकी अपेक्षित है इस मंगल कामना पर जो बिल्कुल युवाओं के लिए है। आप सब लोग याद कीजिए, मैं आपको वहाँ नहीं ले जाना चाहूँगा जहाँ आप इस फिल्म के माध्यम से और समीर अंजान जी की कीर्ति के माध्यम से न जाने कब से पीढ़ियों से पहुँचे हुए हैं। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, मेरा दावा है कि उनके पिताजी भी समीर जी को उतना ही प्यार करते होंगे, उनकी माँ भी। महाभारतकार ने महाभारत में लिखा है कि जो यहाँ नहीं है, अर्थात जो महाभारत में नहीं है वो वहाँ भी नहीं है, पुस्तक के बाहर भी नहीं है। ये आत्मविश्वास यानी संसार में जो कुछ भी है वो इसमें लिख लिया गया है, और जो इसमें नहीं लिखा गया है मान के चलिए कि वो संसार में है ही नहीं। अगर समीर जी के वांग्मय का आप अंदाज लगाएं, उनके लिखे हुए शब्दों का, तो 5000 गानों की अगर वो ग्रंथावली बनेगी, और मैं अत्युक्ति करूं, आपको लगे कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूं तो घटा लीजिएगा अपने मन में। वो श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सूरदास, जायसी, रीतिकाल के महान कवियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद निराला अज्ञेय से होते हुए बिल्कुल आज की कविता में कितनी मजबूत, कितनी सुदीर्घ और कितनी मोटी ग्रंथावली होगी। आप उनके सारे गाने अगर एक साथ बजा के छोड़ दें, सुने या न सुने, तो महीनों बीत जाएंगे। उनकी छोड़ दें, आपको क्या पसंद है, आपको कौन सा गाना सुन के आपके मन में प्रेम का पहला बीज पौधा बना और वृक्ष बनता हुआ फल फूल देने लगा। समीर जी बनारस के हैं और मैं इस तथ्य के आगे बेहोश हूँ, नशे में हूँ। मैं भी बनारस का हूँ। समीर जी जिस मोहल्ले के हैं, नवापुरा के, जहाँ उनका जन्म हुआ होगा, जहाँ उनका बचपन बीता है, जहाँ उनके निर्माण का खाद पानी इकट्ठा था, वो गायों भैंसों का, तबेलों का मोहल्ला है। दूध का, गोबर का, जनपदीयता का, रामलीला का मोहल्ला है। वो मोहल्ला गुंडों का मोहल्ला है। मित्रों, उस मोहल्ले में कैसे पैदा होता है प्यार का गाथाकार, प्रेम का एक ऐसा अनूठा कवि जो 4 दशक तक जीवन और लोगों के आर पार उनके मन पर राज करता है। आप जब बनारस को याद करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज याद आती है आज? 4:30 से 5:30। देखिए, बनारस एक ऐसी जगह है कि आप जहाँ कदम रख दें या जो दृश्य आप देख लें वही अद्भुत है। आपको ऐसा लगेगा ऐसा शहर मैंने कहीं देखा नहीं, ऐसे लोग आपको कहीं मिलेंगे नहीं। और बनारस की आबो हवा में एक ऐसी खुशबू है रमेश जी की मैं आपको बताऊं। मैं मुंबई की सरजमीन पे भी बनारस को जीता रहता हूँ। मेरी जब आंखें बंद होती हैं तो मैं बनारस में होता हूँ, आंखें खुलती हैं तो मैं मुंबई में होता हूँ। और मुझे जब जब बनारस ने याद किया, मैं हमेशा बनारस में रहा हूँ और बनारस के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ हूँ। बनारस की गलियों से लेके मेरे ख्याल से मैदागिन से दशाश्वमेध की यात्रा तो रोज़ होती थी। और बनारसी आदमी 2 चीज़ न खाए तो वो बनारस का नहीं है, एक पान और एक भांग। तो मैं जब एयरपोर्ट पे पहुंचता हूं तो मेरे जितने यार मित्र दोस्त हैं वो
पान का पूरा बंडल लेके मेरे पास आ जाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि यार छोड़े ज़माना हो गया, तो बोले छोड़े ज़माना हुआ मगर बनारस ने तुमको तो कभी छोड़ा नहीं, तो बनारस की चीज़ें भी तुम छोड़ नहीं सकते हो। तो बनारस के बारे में मैं आपसे क्या बताऊं, एक तो वैसे ही अद्भुत शहर है वो, मतलब मेरे ख्याल से बाबा भोले की नगरी पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कहीं भी आपको ऐसा मलंग अड़भंगियों का शहर, मस्तानों का शहर, विद्वानों का शहर और गायकों का शहर, संगीतज्ञों का शहर, किस किस का शहर मैं कहूँ, और कौन कौन विभूतियाँ वहाँ से पैदा हुई हैं। आप अगर नाम लिखते जाओ, कभी एक दिन मुझे याद है कि किसी ने भेज दिया था मेरे पास कि बनारस का क्या क्या मशहूर है। उसमें उसके जो क्रिएटर्स हैं उनसे लेके, वहाँ के खाने पीने की चीज़ों से लेके, वहाँ के गुंडों से लेके, तो वो लिस्ट इतनी बड़ी थी कि वो एक किताब में ढल के मेरे पास आई। तो बनारस का जिक्र मैं अगर जब कोई मुझसे करता है तो मुझे लगता है कि बाकी सारी बातें या तो यहीं छोड़ दें, केवल बनारस के बारे में बात करें तो शायद थोड़ी बहुत बात हो पाए। सर, पान का जिक्र किया आपने, जो दूसरी वाली चीज थी उसके बारे में विस्तार से नहीं बताया, भांग के बारे में। देखिए, कहते हैं ना कि वहाँ पे जाने पे बोलते थे ना कि बाबा भोलेनाथ भी भांग खाते थे, भांग धतूरा तो उनका एक बहुत प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ हुआ करता था। तो अगर लोग मुझसे कहते हैं कि भांग जो है वो एक नशे की चीज़ है, मैं उसको मानता नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि भांग जो है वो बड़े फ़ायदे की भी चीज़ है, मगर जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर अगर आपसे कहे कि आप 1 क्रोसिन की गोली खा लो तो आपका सर दर्द चला जाएगा, और आप 12 की 12 क्रोसिन की गोली खा लोगे तो मर जाओगे, तो वैसे ही भांग अगर मात्रा में ली जाए तो हमारे साहित्यिक गतिविधियों को नई दिशा देने का काम जो था वो भांग ने किया था। और मुंबई में भी मैं बताऊं, कई बार कुछ दोस्त लेके जब बनारस से चले आते थे, मुंबई में ज़रा मुश्किल से उपलब्ध होती है, तो उस रात मैंने बड़े ज़माने के बाद जब भांग छानी तो मेरे ख्याल से 10 गाने लिख गया एक ही रात में। कौन कौन से लिखे हैं वो बता दीजिए। अभी बहुत सारे गाने हैं, जैसे एक गाना अभी बज रहा था, आपने सुना होगा, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए तेरे मन की कस्तूरी। ये जो भाषा थी मैं भूल चुका था, ये भांग ने याद दिला दी कि यार चलो अभी उस दिशा में भी चलते हैं। और एक पिक्चर आई थी रखवाला, अनिल कपूर साहब उसके हीरो थे, बड़ी चली हुई फिल्म थी। उसमें एक हस्बैंड वाइफ के बीच का गाना था कि नींद आ रही है ना जगाओ, जाओ बाबा जाओ सो जाओ। तो ऐसे बहुत सारे गाने, एग्जैक्ट मुझे सारे गाने याद नहीं हैं। उसके बाद मैंने कहा कि यार, क्योंकि बहुत से राइटर ऐसे रहे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी भांग खा के गाना लिखा है, और मेरे ख्याल से उसमें एक नाम नीरज जी का भी है, और एक हमारे विश्वेश्वर शर्मा जी जो थे वो बड़े मशहूर थे। मगर मैंने हमेशा अपनी क्रिएटिविटी से नशे को हमेशा दूर रखा। तो मैं डर गया उस रात कि यार गाना लिखने के लिए भांग खाना नहीं चाहिए, नहीं मुश्किल हो जाएगी। मगर आप जब भी बनारस अब भी जाता हूँ तो एक शाम नैया पे भांग का छन्ना बहुत ज़रूरी है। वाह मित्रों, भांग बनारस में खाई नहीं जाती, छानी जाती है। तो भांग का छन्ना बहुत ज़रूरी है, और ये कोई नियम नहीं है क्रिएटिविटी का। भांग से कोई सरल समीकरण आप लोग अपने मन में मत बना लीजिएगा कि इतना बड़ा व्यक्तित्व भांग प्रस्तावित कर रहा है। वो भांग से एक आलोचनात्मक दूरी बरतने की बात कर रहे हैं। उन्होंने छोड़ा है भांग को, जैसे उनसे छूट गया है उनका बनारस। और जब बनारस छूटता भी है तो मनुष्य का तत्व मुंबई जाके क्या बन जाता है उसकी साक्षात मिसाल है। आपने एक बात कही कि वो सिंदूरी और कस्तूरी वाली जो भाषा है वो आपसे उतर गई थी।
और आपने उसको रिकॉल किया, एक तरह की रिकॉल वैल्यू है उस गाने में। मतलब भाषाओं के अलग अलग रजिस्टर होते हैं और आपने भांति भांति के प्रयोग किए हैं भाषा के। बिल्कुल आप गरीबों के गीतकार हैं, वंचितों के, अभावग्रस्त लोगों को जीवन का सबसे धड़कता हुआ पल पिछले 4 दशकों से आपके गीतों ने दिया है। ऐसा कब कब हुआ है जब वो रजिस्टर की अदला बदली में आपको ये लगा हो, और ये निश्चित लगा होगा कि आपके पास जो कुछ था वो आपने खर्च कर दिया, वो आप लिख चुके, लेकिन फिर उम्मीद की नई किरण की तरह कुछ हुआ हो? बहुत अच्छा सवाल है भैया, क्योंकि जब पीढ़ियां बदलती हैं ना, और मैंने महसूस किया है कि हर 20 साल के बाद जब पीढ़ी जवान होती है ना, और जब मैंने एंट्री ली थी 80s में, तब मैं सीनियर्स को फेस कर रहा था। उस दौर में मजनू साहब, बख्शी साहब, मेरे स्वर्गीय पिता गीतकार अंजान, इंदिवर, बर्मा मल्लिक, तमाम लेजेंडरी राइटर थे। तो उस वक्त मुझे उनके साथ जुड़ने में तकलीफ हुई, मुझे अपने आप को अपडेट करना पड़ा और कहीं उनके राइटिंग से प्रभावित हो के कुछ लिखना पड़ा, क्योंकि वो तालमेल बनाना बड़ा ज़रूरी था। उसके बाद मेरी अपनी पीढ़ी आई 90s, यहाँ से सारे आशिकी, साजन, दीवाना, राजा हिंदुस्तानी के गाने, जिनको आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत चाहा। तो वो दौर तो जी गया मैं, उसमें कोई। उसके बाद जब शुरू हुआ और एक दौर आया जिसमें हमारी ज़िंदगी में आए हिमेश रेशमिया साहब, और हिमेश ने मुझे फिर से जवान करना शुरू किया। उन्होंने शुरुआत की तेरे नाम से, जिसका गाना भी आपने सुना इस रील में। उसके बाद हिमेश ने अपना रंग बदलना शुरू किया और अपनी उम्र में आए, तब वो तमाम गाने आपने सुने होंगे, आशिक बनाया आपने, और झलक दिखला जा, और तेरा सुरूर। फिर वहाँ से मेरी राइटिंग को एक नई दिशा मिली और मैंने उस बदलाव को स्वीकार किया और उस रंग के बहुत सारे गाने लिख डाले। उसके बाद एक दौर आया जहाँ भाषा का बड़ा खिचड़ीकरण हो गया, और जो जवान बच्चे थे वो थोड़ी इंग्लिश बोलने लगे, थोड़ी पंजाबी बोलते थे, और कभी उसमें मराठी भाषा का भाई कोई शब्द इस्तेमाल कर लें। होता क्या रमेश जी, बहुत ज़रूरी है इन बच्चों के साथ आपका आइडेंटिफिकेशन होना। उनको लगना चाहिए कि ये हमारे दौर का राइटर है। अभी एक गाना आपने सुना था उस दौर का, वो यूथ एंथम हो गया था, 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। और ये गाना जब मैंने लिखा तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि गाना मैंने लिखा। कई बार भाषाओं के परिवर्तन और बदलाव की वजह से मुझे क्रिटिसाइज भी किया गया। मैंने एक गाना लिखा, अभी मैं 1 मिनट गुनगुना के आपको सुनाऊंगा। उसमें कितनी भाषाओं का मैंने प्रयोग किया, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि मैं किस भाषा की तरफ चलूं, शुद्ध हिंदी में लिखूं, उर्दू में लिखूं, या मिक्स लिखूं, या क्या लिखूं। तो मैंने बोला कन्फ्यूजन के स्टेटस में गाना लिख देते हैं। बड़ा मशहूर गाना है, बच्चों को, नौजवानों को ज़रूर याद होता। अक्षय कुमार की एक फिल्म थी हेरा फेरी 2, उसका एक गाना था। अब आप केवल गौर से सुनना, एक एक लफ्ज़ जिसमें कितनी भाषाएं हैं। कितने अरमान माण 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 जागे थारे वास्ते सोनिए, ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी, हाय हाय याद सता। अब देखिए पंजाबी, मारवाड़ी, गुजराती, राजस्थानी और इंग्लिश और हिंदी। तो मीडिया मेरे पीछे पड़ गई कि सर ये इंग्लिश स्टाइल के गाने कब से आप लिखने लगे। तो मुझे बताना पड़ा, समझाना पड़ा कि भाई ये मैं नहीं लिखता हूँ। एक तो तुम लोग हमेशा गलत सवाल पूछते हो कि आपने लिखा, मैं कुछ नहीं लिखता हूँ। मैं वो लिखवाता हूँ जो फिल्म का किरदार चाहता है, जो कहानी डिमांड करती है। अब मैं आशिकी, साजन, दीवाना जब लिख रहा था तब मेरी ज़िंदगी में एक कलाकार आ गया जिसका वास्ता भी बनारस से रहा है, गोविंदा जी। अब उनकी सारी फिल्में, हीरो नंबर 1, बीबी नंबर 1, कूली नंबर 1, ये जितने नंबर 1 थे सारे गाने मेरे। अब उनको कोई भी गाना नॉर्मल उनकी फिल्म में होता नहीं था।
और वो डायरेक्टर को हर गाना आइटम गाना चाहिए। एक तो कमाल का इंसिडेंट बताऊं आपको, एक फिल्म थी हीरो नंबर 1, तो डेविड धवन ने मुझसे कहा कि समीर जी, और उनको हर गाना आइटम चाहिए। नॉर्मल फिल्म में एक गाना कोई आइटम गाना होता है और उनकी हर फिल्म का हर गाना आइटम होना चाहिए। तो मैं बहुत परेशान हुआ, मैंने बोला यार ये आदमी कितने आइटम गाने लिखूं मैं। तो मैंने बोला डेविड यार एक मुखड़ा लिखा है, तू देख ले, अगर तेरी पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो भाई अब ये नहीं हो रहा है तो बताओ। तो मैंने बोला मगर तुम्हारी फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से करेक्ट गाना नहीं है, गाना हिट है मगर वो मुझे नहीं लगता तुम्हारी फिल्म में जाए। उसने बोला यार तुम मुझे गाना सुना। मैंने उनको गाना सुना दिया, उन्होंने बोला मैंने डाल दिया अपनी फिल्म में, तू फिक्र मत कर। अरे हमने बोला लोग मुझसे पूछेंगे कि आपने गलत गाना कैसे इस फिल्म में लिख दिया भाई। तो उसने बोला कि ये गाना हिट होने के बाद अगर कभी भी तुमसे कोई पूछ ले ये सवाल तो तुम मुझे बोलना, मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा। मैंने बोला अच्छा। अब वो गाना भी याद दिलाता हूँ आपको, 100% याद होगा आप लोगों को, बहुत मशहूर गाना है, गोविंदा का गाना है। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। अब उस पिक्चर में बाप है ही नहीं, वो मेरा और हीरो गा रहा है मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। अब वो गाना इतना मशहूर हुआ, यकीन दिलाऊं आपको, आज तक किसी ने मुझसे पूछा नहीं कि समीर जी आपने वो गाना कैसे लिख दिया। क्या होता है कई बार सफलताएं जो होती हैं ना, बहुत सारे दोषों को छुपा लेती हैं, लोग वो गाना एंजॉय करते हैं। मेरी एक ही दिन में 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज हुई थी और दोनों का म्यूजिक कितना बड़ा हिट था कि उस साल का सबसे मशहूर म्यूजिक उस साल का वही 2 फिल्मों का था, और दोनों का म्यूजिक इतना कंट्रास्ट था कि आपको मैं याद दिलाऊं और उनके सब गाने आपको याद होंगे। एक फिल्म जो हिंदुस्तान के 120 साल की फिल्मों का जब म्यूजिकल लिस्ट निकाली गई तो उसमें उस फिल्म का जिक्र आया, वो फिल्म थी कुछ कुछ होता है। और उसी के साथ दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी जिसका म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था, वो थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अब आप दोनों का म्यूजिक कभी बहुत गौर से सुनना तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये गीतकार की तकलीफ क्या है। गीतकार की परिभाषा जो होती है ना, एक संतोषानंद साहब आप ही के शहर के बड़े मशहूर राइटर हैं, मुझे लगता है गीतकार की सही परिभाषा इस एक लाइन में है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो जो जो किरदार हमको मिलते गए हम उन किरदारों में ढलते गए, कूली मिला तो कूली बन गए, शायर मिला तो शायर बन गए, आशिक मिला तो आशिक बन गए। तो इस तरह से हमको बदलना पड़ता है और ये बहुत मुश्किल काम है। विधाओं को हर बार बदलते रहना और हर बार अपने आप को अपडेट करना, हर बार एक नई पीढ़ी के साथ जुड़ना, वो बहुत मुश्किल काम होता है। ये जवाब अपने आप में एक पूरी कहानी है। मुख्य बात भाषा नहीं है, मुख्य बात जो हिंदी के कालजयी कवि शमशेर बहादुर सिंह कह गए हैं, बात बोलेगी हम नहीं। भाषा के भीतर जो बात होती है वो बोलती है। शब्द किसी भी भाषा का हो, एक बात बोला करती है और उस बात को कहने के लिए कवि ने अपनी खुदी को छोड़ा है, गीतकार ने अपने सेल्फ का त्याग किया है। वो कुली और हीरो और न जाने क्या क्या बना है। महान पश्चिमी आलोचक रोला बार्थ का एक महान कथन है, आपको पता ही है, आप लोग सब दानिशमंद पढ़े लिखे लोग हैं, डेथ ऑफ ऑथर, लिखते ही लेखक की मौत हो जाती है। एक बड़ा गीतकार अपने नाम से बड़ा नहीं होता, अपने गीतों के नाम से बड़ा होता है। बड़ा निर्देशक वो है जो अपनी फिल्म के नाम से बड़ा हो। बड़ा संगीतकार अपने संगीत से बड़ा माना जाता है। समीर जी इस पैमाने पर कितने बड़े हैं आपसे कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने को कभी आगे नहीं किया है, ये भी एक खास अदा है, मेरे ख्याल से बनारस की अदा है। उनके गीत उनके प्रवक्ता हैं, वही बोलते रहते हैं। लेकिन एक मुश्किल सवाल आप सब लोग हैं, हम उस जगह पर हैं जो रचना प्रक्रिया का
की भूमि है। सर, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ गाने ऐसे रहे हों, जाहिर हैं उनकी आलोचना भी हुई है समय समय पर, जिनके लिए आपको ये लगा हो कि ये मैं न लिखता तो अच्छा होता, कुछ गाने लिख के? हाँ, क्या है, एक तो आपने इससे पहले जो एक सवाल किया था, मुझे एक अपना शेर याद आ गया। कई बार नौजवान बच्चे या काफ़ी लोग जो मेरे फ़ैन हैं मुझसे मिलते हैं तो बोलते हैं कि सर, आपको देख के पहचान नहीं सकते थे हम कि आप ही गीतकार समीर अंजान हैं, मगर जब आपके गानों का जिक्र होता है तो ऐसा लगता है कि आपका हर गाना मेरा सुना हुआ है। तो मैंने तब ये सवाल जब बहुत बार मेरे सामने आया तो मेरे जहन में एक शेर आया, मैंने लिख दिया कि जो आपने कहा कि कवि, कथाकार, गीतकार अपने गानों से पहचाना जाता है, अपने नाम से नहीं, उनके गाने बोलते हैं। साहिर की शक्ल कैसी थी किसी को याद नहीं होगी, शैलेंद्र कैसे दिखते थे किसी को याद नहीं होगा, मगर उनके गाने आज भी याद हैं। तो मैंने लिखा कि दुनिया को दे के रोशनी, कि अपना काम, दुनिया को दे के रोशनी बेनूर हो गए, दुनिया को दे के रोशनी बेनूर हो गए, हम नाम नहीं काम से मशहूर हो गए, हम नाम नहीं काम से मशहूर हो गए। तो अब जो सवाल आपने कहा कि क्या होता है, कहते हैं ना कि एक बड़ी ईमानदार कविता है, आपको भी कहीं पता चले किसने लिखी है। आपके जो सवाल जो आपने कहा कि कभी ऐसा भी लगा कोई गीत लिख के कि आपको लगा होगा कि यार ये मैं नहीं लिखता तो बेहतर था, मुझे कभी लगा तो नहीं, मगर मोड़ ऐसे ज़रूर आए जब लोगों ने एहसास दिलाने की कोशिश की कि नहीं समीर जी अब आप ये मत लिखो। लिखा है किसी ने कि बहुत ईमानदार कविता है, कभी अपनी ज़िंदगी की तन्हाई में इस कविता को खुद जीना और कुछ सवालों के जवाब इसमें तुमको मिलेंगे, और अगर ये कविता सही मायने में ईमानदार लगेगी तो मुझे बताना ज़रूर। कहता है कि अपनी रोटियों से जाके ये भेद खुला, कि जब अपने पे आई, दूसरों को क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है, कि अपनी रोटियों से जाके ये भेद खुला कि हम भी किसी तवायफ से कम तो नहीं, तवायफ मानती तो है कि वो तवायफ है, एक हम जो कितनी बार बिके छुप छुप के। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सच को स्वीकार करने की ताकत है कि नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब बदलाव होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि भाषाओं का खिचड़ीकरण भी मैंने किया, भाषाओं में मैंने अलग अलग प्रयोग भी किए, हमने रैप भी लिखा, हमने डिस्को भी लिखा, हमने आइटम गाने भी लिखे। अब बेबसी ये थी कि या तो मैं वो चंद गाने जिनको लेके मेरे नाम के साथ अफवाहें उड़ाई गई, या तो मैं उनको छोड़ देता, अपनी रोजी रोटी छोड़ देता, और या मैं उससे बचते बचाते अपनी रोजी रोटी को किसी तरह आगे बढ़ा के उससे बेहतर काम करके प्रूव करूं कि नहीं, ये कहीं ना कहीं मेरी बेबसी थी ये लिखने की। फॉर एग्जाम्पल, लोग उस गाने के बारे में बोलते हैं जबकि मैं बहुत मानता नहीं हूँ, क्योंकि वो गाना था सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। सही मायने में बताऊं तो ये मेरा लिखा हुआ गाना नहीं था, ये बिगिनिंग की जो 2 लाइनें थी ये फोक की लाइन थी। मेरे गांव में चौपालों में एक कौम के लोग आते थे, नट्टिन बोलते थे, वो हमारे दादा परदादा बैठ के ये गाना उससे सुनते रहते थे। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगे कि यार दादा परदादा अगर मेरे गाना सुनते रहे होंगे तो इस गाने में कहीं वल्गैरिटी तो नहीं है, एक टिकलिसपन है, एक शरारत है, एक मस्ती है, एक औरत अपने हस्बैंड से ये बोल रही है। हुआ यूँ क्योंकि उसको जिस तरह से डेविड ने शूट किया गाने को, जितना एग्रेसिव और वल्गर उस गाने को शूट किया, तो वो पूरे लफ्ज जो हैं उनकी मीनिंग शरारत से हटके कहीं और चली गई, इसलिए उस गाने पे बड़े आरोप लगे। उसके बाद
थे, मैंने कभी मेरे कोई ऐसा गाना नहीं लिखा है जिसमें आप कह सकते हैं कि वल्गैरिटी है। चाहे आइटम गाने, अभी एक गाना आपने सुना कि दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। उसके बाद फिर चैलेंज आया तो मैंने एक गाना लिखा कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। तो जब तालियां तो बजा दीजिए, अपना क्षण बीतने मत दीजिए। जब चैलेंज आया मैंने उसको अपनी तरह से, फिर एक आइटम गाना वो बड़ा मशहूर था, ऐसा जादू डाला रे सुरमई है उजाला रे। तो मैं उन गानों में मैंने कोशिश की है कि कुछ बेहतर शब्दों को लेके भी एक आइटम गाना बनाया जा सकता है। तो कभी ऐसा लगा नहीं भैया कि हमने कुछ जानबूझ के एक अच्छे गाने को वल्गर किया है। अब ये सुरमई जैसा शब्द जो है, या मैं फिर से सर को बनारस की गलियों में ले चलना चाहता हूँ आप सबकी इजाज़त से। ये कौन कौन सी वो बातें हैं जिन्होंने आपको इस तरह का गढ़ा है जैसे आप हमारे सामने हैं। सुरमई जैसा शब्द जो है आसान नहीं है कि आपकी ज़बान पर, आपकी कलम पर उतर जाए। जो भी थोड़ा बहुत लिखता पढ़ता है, उजाले के साथ सुरमई का तुक भिड़ाना कह लेने दीजिए मुझे, गुस्ताखी मुआफ हो। बिल्कुल कहिए आप। और वहाँ पर वो ऐसा जादू डाला रे, एक गीतकार को एक फिल्म के बारे में, उसके किरदारों के बारे में, निर्देशक के सर्जनात्मक व्यक्तित्व के बारे में, अभिनेताओं अभिनेत्रियों के बारे में सब कुछ पता होता है। और समीर जी जैसा सीजन्ड और पहुंचा हुआ, इतना गहरा धंसा हुआ आदमी न जाने कौन कौन से तत्वों की कल्पना करके तब कलम उठाता है। तो ये सुरमई जैसा शब्द और ये पूरा मिजाज सीखने में बनारस में आपका परिवार, आपके पितामह सीधे सीधे रामलीला से जुड़े रहे हैं। रामलीला में राम लक्ष्मण से लेकर अंततः परशुराम के रूप में बहुत ख्यात हुए वो। आपके पिताजी इतने ही बड़े गीतकार हमारी सभ्यता के, हमारे फिल्म जगत के। आपको कौन कौन सी बातों ने गढ़ा है, कौन सी सोहबतों ने, कौन लोग थे? बीएचयू में आप तो कॉमर्स पढ़ रहे थे, गीत कहाँ से आया जीवन में? देखिए भैया, गीतकार या कोई भी क्रिएटर अपने से नहीं बनता, बन के आता है। इसीलिए हमारे नाम के साथ एक लफ्ज़ जो जोड़ा जाता है जिसको बोलते हैं क्रिएटर। क्रिएटर तो सही मामले में एक ही होता है जिसको ईश्वर कहते हैं, मगर उसका कोई एक बहुत छोटा सा नूर, उसकी कोई एक हल्की सी झलक हमारे में डाल देता है। हमको एक खास पर्पज़ के लिए इस दुनिया में भेजता है कि तुम जाओ और तुम्हारा यही काम है और तुम यही करना। अब उसने भेजा है तो दुनिया की कोई ताकत उसको करने से रोक नहीं सकती। मैं पिताजी की इच्छाओं के विपरीत जाके मैंने लिखना शुरू किया, मगर उनकी जो तमन्ना थी कि मैं कॉमर्स पढ़ूं, मैं कहीं नौकरी कर लूं या सीए कर लूं या बिजनेस करूं, उसकी वजह से मैं कॉमर्स पढ़ने लगा। और जिस ज़माने में मैं बीएचयू में पढ़ता था उस ज़माने में कॉमर्स की फैकल्टी नहीं हुआ करती थी, तो आर्ट की फैकल्टी में हम लोग बैठा करते थे। तो वहाँ भी मेरा जो मिलना जुलना बैठक जो होती थी ज़्यादातर आर्ट वालों के साथ होती थी। तो मैंने पढ़ा बहुत, गालिब से लेके मीर से लेके, जो मैंने मेरे ख्याल से किताबें इतनी पढ़ी हैं कि मैं, और बहुत पुराने पुराने शेर जो कहीं मेरे दिल को लगे वो मुझे आज तक याद है। दुष्यंत कुमार को हम लोगों ने इतना पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि क्रिएटर जो है ना, देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात आपको बताऊं कि जो आप अंदर डालते हो वही बाहर निकालते हो। तो पहले कोशिश करो कि अंदर क्या डाल रहे हो, कितना गहरा अध्ययन कर रहे हो, कितना सुन रहे हो, कितना जीवन जी रहे हो। जीवन का हर दर्द, भूख, गरीबी, तन्हाई, दिल का लगना, दिल का टूटना, ये जब तक जियोगे नहीं तब तक रचनाकार बनोगे। तो तुम्हारी रचनाओं में कहीं झूठ दिखेगा, कहीं बनावट दिखेगी। जब ये सब जी लोगे तब जब तुम लिखोगे तो उसमें एक सच्चाई लगती है।
तब एक कोई प्यार करने वाला आदमी जब उन गीतों को सुनता था, मेरा दिल भी कितना पागल है, तुम्हारे जैसे बच्चे मुझे कहा करते थे कि सर आपने हमारा काम बड़ा आसान कर दिया। अब किसी लड़की को ये बोलना नहीं होता कि आई लव यू, ये गाना लगा देते हैं, अपने आप काम हो जाता है। तो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम गुजरे हैं उस दौर से, तो वो हमने जिया है। जो जिया जब उसको निकाला बाहर तो उसका आइडेंटिफिकेशन जनरेशन के साथ हुआ, उस दौर के उस बाद की पीढ़ी को भी हुआ। तो आप पहले तो जीना सीखो। तो कहीं ना कहीं हमारी परवरिश जो हुई है ना, हमने गरीबी भी देखी है, हमने भूख भी देखी है, और हमारे यहाँ शास्त्रार्थ भी हुए हैं। हमारे घर में हमारे पिता खुद इतने बड़े गीतकार रहे हैं, हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर बहुत बड़े शास्त्री थे, दादाजी रामलीला। तो आर्ट और कल्चर और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में थी, पीढ़ियों से आती गई। और शायद पिताजी जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप गीतकार कैसे बने, तो मैं उनको एक ही लाइन बोलता हूँ कि ये मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम है। क्योंकि ये मेरी रगों में कविताएं पिताजी की वजह से आई, इसलिए मैं गीतकार बन गया। तो और भाषा, जब ऐसी भाषाओं की तरफ मैं बढ़ता हूँ, एक तो 99% कभी ऐसा मौका मिलता नहीं कि कुछ अलग लिखूं, क्योंकि हर आदमी को वही कॉमन भाषाएं ही चाहिए जो हर कोई समझ पाए। मगर जब जब मुझे मौका मिला कभी कभी कुछ फिल्मों में, जैसे एक फिल्म मैंने की है, आप लोगों ने किसी ने शायद नाम भी सुना होगा या नहीं, वो कमला हसन साहब ने बनाई थी गांधी जी की, उसके ऊपर हे राम। उसमें जो गीत है आप सुनेंगे तो उसमें मेरी भाषा की, जिस तरह की भाषा का मैंने इस्तेमाल किया है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि पढ़ा सब कुछ है। मेरे पिताजी ने एक ही किताब जीवन में लिखी है, उसका नाम है मैं गंगा तट का बंजारा। तो उस किताब की कविताओं की जो भाषा है, एक गाने के उनका मुखड़ा मुझे एक लाइन याद आ रही है कि चलती फिरती मृग तृष्णाएं हमसे अपना अहम पुजाएं। तो इस कलेवर की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया। तो साहित्य तो कहीं ना कहीं अंदर था, मगर हम उसको एक किनारे पे रखे हुए थे, क्योंकि हम जिधर बढ़ना चाह रहे थे वो आम आदमी की भाषा थी। तो हम उससे जुड़ने के लिए उधर बेंट ज़्यादा हो गए, साहित्य की तरफ कम गए। अगर उधर मुड़े होते तो शायद फिर बनारस में कविताएं लिखते रहते। क्योंकि मेरे पिताजी के जो गुरु थे, आप जरूर जानते होंगे, उनका नाम था रुद्र काशिकेय, महान कवि, बनारसी भाषाओं में उनके जैसा लिखने वाला। ताली बजा दीजिए आप सब लोग। तो उन्होंने तो पिताजी को कहा था कि अनजान तुम बनारस मत छोड़ो, मैं तुमको हृदय अपना हरवंश राय बच्चन बना दूंगा। पिताजी ने बाद में कहा कि उनको क्या पता था कि मैं अमिताभ बच्चन से जुड़ने वाला हूँ। तो जो खाई के पान बनारस वाला और मुकद्दर के सिकंदर के गाने उन्होंने लिखे, तो एक डेस्टिनी जो है वो आपको अपनी जगह लेके जाती रहती है। आपका काम है केवल अपना कर्म करते रहो, जहाँ भी आपको स्थापित किया जाए उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करो। आज सहसा इतने महान व्यक्ति की, दो मूर्धन्यों की चर्चा के बीच में से, गंगा और यमुना के बीच में से सरस्वती का उल्लेख निकल आया है। महान कालजयी उपन्यासकार, बहती गंगा के लेखक शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र काशिकेय, जो जैसे उपन्यासकार थे वैसे ही कवि थे, वैसे ही गजल गो थे, वैसे ही निर्माता गुरु थे। निश्चित रूप से सातवें आसमान में वो गुरु शिव प्रसाद मिश्र रुद्र और उनके उतने ही यशस्वी शिष्य अनजान साहब इस चर्चा को देख रहे होंगे। आज उनका उत्तराधिकार, उनकी जेनेटिक प्रॉब्लम कितनी श्रद्धा से उनके कृतित्व पर अपने फूल चढ़ा रही है। समीर साहब, आपने बहुत सी बातों का जवाब बिना पूछे ही दे दिया है। जैसे यहाँ पे बहुत से काव्याभ्यासी बैठे होंगे, ऐसे उदीयमान लेखक जो सिनेमा में के लिए लिखना चाहते होंगे,
जो सिनेमा के बाहर भी लिखना चाहते होंगे, इनके लिए आपने दो बातें बताई हैं कि पहला तो है अध्यवसाय और जीवन को बहुत शिद्दत से जीने का जज्बा। हर पल को जीना, गुर्बत है, मुफलिसी है, बेरोज़गारी है, मोहब्बत है, उसके अलग अलग शेड्स हैं। आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक सवाल, क्योंकि आजकल नौजवानों की, नौयुवतियों की बहुत दिलचस्पी है बड़े लोगों की ज़िंदगी को जानने में। एक बार स्थापित हो जाने के बाद, एक जीवन का शिल्प प्राप्त कर लेने के बाद, क्या कभी ऐसा समय फिर से आया है कि अरे हम तो फिर से ज़ीरो पर आ गए, और तब आपने क्या किया है? वो वाकया अगर ऐसा हुआ है तो, कि आप आशिकी के बाद 90s की शुरुआत के एक स्टारडम के बाद फिर कभी ऐसा हुआ हो कि आप जैसे सांप सीढ़ी में सांप काट लेता है तो नीचे आ जाते हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया भैया आपने। आया, क्योंकि दुनिया में मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो आदमी शिखर पे होता है वो ढलान पे भी आता ही आता है। एक अच्छा शेर किसी शायर का है कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल है प्यारे। तो कितनी देर ठहर पाओ बड़ी अच्छी बात है, मगर ये तय है कि नीचे आना है। आया एक दौर 1997 में, ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी के जितने बैकबोन्स थे सब खत्म हो गए। उसी साल मेरे पिताजी का देहांत हुआ, गुलशन जी का मर्डर हुआ, नदीम श्रवण कंट्री छोड़ के चले गए, टिप्स जो मेरी बड़ी सपोर्टर कंपनी थी उसका मालिक जो था वो जेल में चला गया। तो करीब करीब, और एक बहुत बड़ा डायरेक्टर जिसकी एक फिल्म का एक गाना जो आज यूथ एंथम बना हुआ और हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को बजता जरूर है, वो फिल्म नहीं बनी, मगर देखिए उस गाने की शिद्दत ऐसी रही कि आज भी वो गाना बजता है तो नौजवानों के दिल में एक अजीब सा राष्ट्र के प्रति उत्साह होता है। और वो गाना आपका बड़ा मशहूर गाना है, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो मैं जब उस दौर में आया तो मुझे लगा कि अब क्या। अब मैं बनारस चला गया था पिताजी का सारा काम काज करने, और जब लौटा तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि मुंबई वापस जाऊं कि नहीं जाऊं। मगर पिताजी की एक पंक्ति ने मुझे बड़ा उत्साहित किया कि जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं हूँ, फैसला होने से पहले हार क्यों स्वीकार कर लूँ, अभी जंग बाकी है, चलना तो पड़ेगा, देखता हूँ एक और जंग सही। और आया, और उसके बाद ऐसा लगता है कि जो कुछ मेरे जीवन में घटा वो सब पिताजी का आशीर्वाद था। उसके बाद आते ही 97 में जो पहली फिल्म मैंने साइन की वो थी कुछ कुछ होता है। और उसके बाद जो दौर मैंने जिया है, पहले दौर से ज़्यादा गाने मैंने उस दौर में लिख डाले, और कोई ऐसा उसी दौर में फिर मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला। सारे कीर्तिमान जो मुझे मिले उसी दौर में मिले। तो जीवन में मैं नौजवान बच्चों से दो बात कहना चाहता हूँ। अक्सर अभी मैं श्रीनगर यूनिवर्सिटी में बोल रहा था तो वहाँ के बच्चों ने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर व्हाट इज़ द मंत्रा ऑफ योर सक्सेस। तो मैंने कहा कि देखो, मैं केवल पूछते हो, मैं बता दूंगा, तुम सुन लोगे, अगर केवल इसलिए पूछ रहे हो तो मत पूछो। अगर सही मायने में तुम चाहते हो सबीर बनना, साहिर बनना, अमिताभ बच्चन बनना, जीवन में जो बनना चाहते हो, कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो जितने भी अचीवर्स से मैंने बात किया है, जितने भी फिलासफर से मैंने बात किया है, सबका मंत्र जो है वो यही दो रहा है। वो घूम फिर के जब उन्होंने अपनी कहानी का सारांश मुझे दिया तो बात वहीं आके रुक गई। उन्होंने कहा कि समीर, जो गीता का वो श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचनम, ईश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसके हाथ में केवल एक हथियार दिया और वो है कर्मा, कि तुम केवल अपना कर्म करो, इसके अलावा अगर कुछ करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे दिमाग का फितूर होगा, वो तुम्हारे दिमाग की उपज होगी, उससे नुकसान ही होना, हासिल कुछ नहीं होना। दूसरा,
जीवन के किसी भी मोड़ पे निगेटिविटी को अपने आसपास आने मत दो। हमेशा जब बुरा वक्त आए तो और पॉजिटिव हो जाओ। ये सोचो कि अगर ये रात आई है तो बहुत उजला सवेरा आने वाला है, और ये जैसे ही तुम्हारे दिल में ये बात आएगी वो रात ऐसे गुजर जाएगी कि तुमको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तब सुबह का इंतजार बहुत तेज हो जाता है। तो अगर निगेटिव सोचोगे तो कहीं ना कहीं तुम उससे बाहर निकल ही नहीं पाओगे, वो रात कभी ढलेगी ही नहीं। देखो, इस फिलॉसफी को तुलसीदास ने तब लिख दिया था, हजारों साल पहले की बात कह रहा हूं, कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी। यही है पॉजिटिविटी कि सोच क्या है। हम कॉमन बात में बोल जाते हैं कि जैसी सोच वैसी उपलब्धि। तो सोच का मतलब है कि आप पॉजिटिव सोचते हो कि निगेटिव सोचते हो। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अपना कर्मा करो और हमेशा पॉजिटिव सोचो। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो तुम हासिल नहीं कर सकते हो। वक्त लग सकता है, पेशेंस रखना पड़ेगा, मगर ये तय है कि वो तुमको मिलेगा ज़रूर। इसमें दुनिया की कोई ताकत तुमको उसको पाने से रोक नहीं सकती। मैं आपको बताऊं, बच्चे इतना अच्छा लिखते हैं। मैं अभी IIT मुंबई में गया, मुझे गेस्ट मतलब जज करने के लिए, पोइट्री जज करने के लिए बुलाया गया। तो मैंने बोला, अरे IIT के बच्चे क्या पोइट्री लिखेंगे भाई, तुम लोग मुझे कहाँ लेके चल रहे हो। मैं आपको बताऊं, आप सरप्राइज करेंगे, इतना कमाल ये लोग लिख रहे हैं। और आज के नौजवान बच्चों से मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीदें जागी हैं कि ये हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है, और देश का साहित्य और देश का जो कोई भी क्षेत्र हो उसको ये बहुत दूर तक ले जाने की ताकत रखते हैं। इनको सही मार्गदर्शन और सही दिशा की ज़रूरत है। बस ये थोड़े भ्रमित हैं, थोड़े भटके हुए हैं, सही परवरिश नहीं मिली है, कुछ गलत संगतों में पड़े हुए हैं। एक लाइन बोलता हूँ कि देखना, किसी ने लिखा है, मैं बड़ा 2 दिन से मैं ये 2 लाइन पढ़ के परेशान हूँ कि जिसने भी लिखा है उसकी मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। पहली लाइन मैं बोलूँगा, आपका रिएक्शन नहीं आएगा, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, मगर अगर दूसरी लाइन पे आपके दिल से आह नहीं निकली तो मैं यहाँ कलम रख के चला जाऊँगा। मैं आपसे इतनी चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि नौजवान दिलों को धड़काने वाली ये लाइन है। कहता है कि इश्क करो और दर्द ना हो। देखिए, कोई रिएक्शन आया नहीं, क्योंकि ठीक लगी लाइन, ठीक है, बड़ी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाई अब सुनना इसके बाद की लाइन। कहता है कि इश्क करो और दर्द ना हो, यानी जनवरी का महीना हो और सर्द ना हो। देखो, ये है रिएक्शन। इसको बोलते हैं कविता, इसको बोलते हैं मैंने कहा और रिएक्शन सामने से आया। मैंने उस दिन मुंबई यूनिवर्सिटी में एक शेर सुनाया अपना। मैंने कहा कि यही सेम बात कि पहली लाइन पे किसी का रिएक्शन नहीं आएगा, मगर दूसरी लाइन अगर तुम्हारे व्हाट्सएप से तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास नहीं पहुंच जाए तो फिर मैं कविता लिखना छोड़ दूंगा। और वो लाइन सुनाता हूं कि कहता है कि हमने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफ़ी नहीं। अब देखिए, रिएक्शन नहीं आया, अब आना चाहिए रिएक्शन। अगर नहीं आया, इसका मतलब है उसमें कहीं कोई खामी है कि हमने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफ़ी नहीं। अब देखना, ध्यान लोगों का कितनी गहराई से सुन रहे हैं कि अब मज़ा आने वाली लाइन अब आने वाली है कि हमने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफ़ी नहीं। तुमको देखा नहीं है कई दिन से, क्या यही सजा काफी नहीं। तो ये लिख रहे, ये बच्चे ये चाह रहे हैं, ये लिख रहे हैं। आप बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े साहित्यकार लिख के पूरी पोथी बैठ गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। ये चंद लाइनें हैं जो जादू क्रिएट करती हैं, मगर इनको लिखने के लिए
गालिब से लेके, मीर से लेके, जयशंकर से लेके भारतेंदु हरिश्चंद्र, सबको पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो जब इंदिवर ने लिखा कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता है जैसे, तो इन आसान लफ्ज़ों में वो गहराई तभी आएगी जब आप गहराई से गुजर के किनारे तक आओगे, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। और आसान शब्दों में गहराई कैसे आएगी? आपको ले आनी है अपने हिस्से की गहराई। हम लोग आपसे एक या दो सवाल लेंगे। सवाल ही हो, उनमें कोई प्रवचन या व्याख्यान न हो, और वो बहुत छोटे हों, प्यारे हों, और अब तक की बातचीत को आगे बढ़ाने वाले हों। आपकी बारी है पहले सवाल की। मेरे लाइट थोड़ी पहले कर दिए होते, बच्चों की शक्ल तो देख लेते यार। देखो कितने अच्छे बच्चे बैठे हैं और कितने गौर से सुन रहे हैं। यही हैं जो बच गए हैं, यही मेरे असली फ़ैन है। बाकी तो बकवास लोग थे, वो चले गए। पूछो बेटा, कोई दिल में सवाल हो पूछ ले, पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। अरे मैंने तो सोचा था कोई नौजवान, मगर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा नौजवान आप ही नज़र आए मुझे यहाँ। थैंक यू। बोलिए। सर कभी आपने रंगमंच के लिए भी गाने लिखे? आपने कभी रंगमंच के लिए भी गाने लिखे, नाटकों के लिए? नहीं, मौका तो कभी नहीं मिला। वैसे कभी दे देंगे तो लिख डालूंगा। मैंने तो सब कुछ लिखा है, तो ये भी लिख लूंगा। उधर नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नमस्ते। नाम गौरव, मैं भी बनारस से हूँ। सर आपने बोला कि जो नए बच्चे हैं इनसे आपको बहुत उम्मीद है और बहुत अच्छा लिख रहे हैं लोग, बट अभी जो नए फिल्मों में जो गाने आ रहे हैं वो आप ही की लाइन को रीमेक कर रहे हैं, या फिल्म की जो कहानी है वो भी रीमेक कर रहे हैं, तो नए लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? या उनको, आपने बोला कि उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, एक मंच की ज़रूरत है, तो उसमें कहाँ कमी रह जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नहीं, देखो क्या हो क्या रहा है, आज की पीढ़ी भी वही गाने, पुराने हमारे गाने गाती है। कारण ये है कि दोष गीतकारों का नहीं है, दोष सही मामले में कहानीकारों का है। आज कहानी के नाम पे क्या बेचा जा रहा है, चाहे ओटीटी हो चाहे सिनेमा हो, दो ही चीज़ दिखाई दे रहा है, सेक्स और वायलेंस। इसके सिवा वो कहानियाँ ही नहीं हैं। वो कभी कभी और संगम और गंगा जमुना और उस तरह की फिल्में कहाँ बन रही हैं। और जब तक वो किरदार मिलेंगे नहीं, मैं पल दो पल का शायर हूँ, तब लिखा जाएगा जब कभी ना कभी बनेगी ना। अब वो बनेगी ही नहीं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उसमें कैसे लिखें। तो मुश्किल हो गई है गीतकारों को। क्रिएटिविटी तो फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है। वही मेरे पुराने सारे गाने रिक्रिएट किए जा रहे हैं। दिलबर दिलबर अभी भी रिक्रिएट हो रहा है, देखो सारे गाने अखियों से गोली। तो आप जब तक उनको मौका देंगे नहीं, वो कुछ नया लिखेंगे कैसे? और नया लिखने के लिए वो नई कहानियाँ मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ ना कि राइटर से ज़्यादा सेलेक्टर जरूरी है। वो राज कपूर चाहिए। दिलीप कुमार से जब शाहरुख खान ने वो सवाल पूछा कि दिलीप साहब, आज तक लोग क्यों कहते हैं कि दिलीप साहब से बेहतर एक्टर न पैदा हुआ न होगा, तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा कि शाहरुख ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम, अमित, गोविंदा, सनी सब बहुत अच्छा काम करते हो, मगर अगर उसके बावजूद भी तुमको लगता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो उसका क्रेडिट मत दो मुझे। उसकी क्रेडिट दो के आसिफ को, उसकी क्रेडिट दो महबूब खान को, जिन्होंने दिलीप कुमार को दिलीप कुमार बनाया। तो राज कपूर को क्रेडिट जाती है, मनोज कुमार को क्रेडिट जाती है, सुभाष घई को क्रेडिट जाती है, जो गीतों को समझते थे। पहला डायरेक्टर मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा जिसने गीतकार को सोने का ताज पहनाया था, सुभाष घई ने आनंद बख्शी को। तो इतनी कदर करने वाले लोग थे। आजकल क्या हाल हो गया, बेचारे क्या लिखेंगे?
उनको लिखने के लिए आप ज़मीन ही नहीं दे रहे हो। आप आशिकी, साजन, दीवाना, अब लोग मुझसे बोलते हैं कि सर परदेसी परदेसी लिख दीजिए, किस में लिख दूँ? हंटर वाली में या किलर में या आज रात बाकी, किस में लिखूं परदेसी परदेसी? तो आप मुझे कहानी देते नहीं और आप कहते हो ऐसे गाने लिख दो। तो इंतज़ार करो, बदलाव आएगा। हर बुरी चीज़ बहुत लंबे समय तक नहीं रहती, उसमें परिवर्तन होता ही होता है। नया दौर आएगा। मैं नहीं कहता हूँ कि 90s का दौर आएगा, मगर जो भी आएगा अच्छा आएगा। लिखने वालों की कमी नहीं है, लिखवाने वालों की कमी होगी। अगला प्लीज। सर प्रणाम। मैं प्रयागराज से आया हूँ, संगम नगरी प्रयागराज से, और इतनी देर से हम सब आपकी बात सुन रहे हैं। बहुत इंस्पायरिंग है आप। और मेरी माता जी भी कवित्री हैं, उनका नाम है अन्नपूर्णा मालवीय सुभाषिनी। वो महादेवी वर्मा जी के समय से लिखती हैं। तो कुछ मेरे में भी है, मैं बस आपको 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। अभी आपने रोमांस की बात की थी, तो कुछ मैंने भी लिखा था। नहीं, मगर बताओ पहले रोमांस में हो कि नहीं हो। अगर बिना रोमांस किए सुना रहे हो तो मत सुनाना, और अगर सचमुच किए हो तो सुना दो। आप सचमुच तो किया है, तो बस सुना दो, तो कुछ न कुछ होगा उसमें। आप सब भी गौर कीजिएगा कि मैं कहता हूँ चांद से वो रहती कहाँ है, कि मैं कहता हूँ चांद से वो रहती कहाँ है, अगर यहाँ नहीं तो वहाँ कहाँ है। मैं कहता हूँ चांद से वो रहती कहाँ है, अगर यहाँ नहीं तो वहाँ कहाँ है। फिर चांद भी मुस्कुराते मुस्कुराते बादलों में ढक गया। मेरा जवाब नहीं आया मुझे। हाँ, फिर चांद भी मुस्कुराते मुस्कुराते बादलों में ढक गया। मैं फिर भी पूछा बादलों से वो रहती कहाँ है। थैंक यू। क्या बात है, पूछते रहो, कहीं ना कहीं से जवाब मिल जाएगा जरूर बेटा। अगला लास्ट क्वेश्चन। सर नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और सर मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सर मेरा एक सवाल था कि जैसे कि आज के दौर में देखा जाता है कि मुझे पुराने गाने ही पसंद आते हैं। जैसे आज के गाने में जैसे कि अब तलविंदर आ गए या फिर तो जो भी औजला, मतलब जो भी हैं आज के जो नए जनरेशन के जो है सर, मुझे उनके गाने बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगते। मेरे पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सर जैसा वो गाना उस टाइम में बन रहा था, क्या वो आगे भी आगे लेगेसी आगे कंटिन्यू रहेगी, या फिर तो सर एक ठहराव आ जाएगा इसके बाद वो जो कट ऑफ हो जाएगा सर, मतलब जो पहले टाइम का जो गाना है वो कट ऑफ हो जाएगा। बेटा प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि हम ठहराव केवल फिल्मी गीतों में ढूंढ रहे हैं। हम साहित्य केवल फिल्मी गीत कहाँ है, कहाँ जीवन में अभी उन रिश्तों में वो इमोशंस कहाँ रह गए, वो ठहराव कहाँ रह गया। अब जितनी इज्जत हम अपने पिता की करते थे, हमारा बेटा हमारी उतनी नहीं करता। तो बदलाव जो है, ये बदलाव की प्रक्रिया में हम फंसे हैं, इसलिए ये तकलीफ है। जब ये कहीं ठहरेंगी चीज़ें, धीरे धीरे तुम्हारी पीढ़ी को भी जब ये रियलाइजेशन होने लगेगा कि यार जो लिखा जा रहा है उससे हमारा आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, हमको लगता ही नहीं, हमारे किसी जज्बे को वो गाने छूते ही नहीं, तो उन गानों को सुनने का मज़ा कब आएगा? तब आएगा जब उस तरह के लिखे जाएं, और लिखे जाएंगे। ऐसा नहीं है, यही सुन सुन के जब लोग किसी मोड़ पे आके थक जाते हैं कि नहीं अब ये बहुत हो गया, क्यों पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हम बढ़ते हैं, फिर एक दौर के बाद हमको लगता है कि नहीं यार आप नॉनवेज खा खा के थक गए, अभी चावल दाल की ज़रूरत है। तो जब वहाँ लौटेंगे तो फिर वैसी कहानियाँ, एक फिल्म मैं आप तुमसे कहता हूँ, एक क़यामत से क़यामत तक और एक आशिकी चाहिए, उसके बाद तुम देखना हिम्मत नहीं कर रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों डरे हुए हैं। सैयारा में एक हल्की सी झलक आई और एक गाने ने इतना हंगामा किया जबकि बाकी गाने चले नहीं। आशिकी 2 में उन्हीं पुराने गानों को कहीं ना कहीं घुमा के किया, मगर फिर भी बहुत रजिस्टर्ड हुआ। तो ऐसा नहीं है, वो थर्स्ट है, लोग चाहते हैं एक अच्छे बड़े डायरेक्टर को, संजय लीला बंसाली या आदित्य चोपड़ा या करण जौहर जैसे डायरेक्टर को एक रोमांटिक फिल्म बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद देखना पूरी ब्रीज चेंज हो जाएगी और वो आएगा। मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव थिंकर हूँ, बस थोड़े इंतज़ार की ज़रूरत है, बदलाव होना ही है। अपने आप को बदलते रहो, सारी चीज़ अपने आप बदल जाएगी। ये बहुत पॉजिटिव नोट है।
उम्मीद, मंगल कामना का एक ऐसा देशज बनारसी स्वर जिसने एक मोहल्ले से पूरे भूमंडल को नाप दिया, जिसकी कविता ने, जिसके गीतों ने, जिसके उपजाए संगीत ने। हरि अनंत हरि कथा अनंता। विकिपीडिया तक समीर साहब के परिचय में कहता है कि यहाँ जो सूची दी गई है वो उनकी विपुल रचनाशीलता की पूरी सूची नहीं है, बहुत सारे गीत छूट गए हैं। ऐसे अनंत व्यक्तित्व के स्वामी हमारे बगल में बैठे हुए आदरणीय समीर जी, और आप सब जिन्होंने अपनी सहृदयता से, अपनी रसिकता से संवाद को बहुत जीवंत बना दिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, उसके निदेशक आदरणीय चित्तरंजन त्रिपाठी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। महाशिवरात्रि का दिन था और दो बनारसी मिल के भांग छानने का विमर्श कर रहे थे, सत्यम भी बनारसी, तो एक त्रिकोण बन गया। इसी त्रिशूल पर अवस्थित है काशी, तो काशी आज साक्षात आपके बीच में आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों। जाते जाते किसी का बड़ा खूबसूरत बच्चों को, नौजवान बच्चों को देख के फिर याद आ गया, सुना के जाता हूँ ताकि याद रहे कि समीर जी से मुलाकात हुई थी। कि कहता है कि मोहब्बत दो दिलों के बीच का नशा है। ध्यान से सुनना, मोहब्बत दो दिलों के बीच का नशा है, जिसका पहले उतर गया वो बेवफा है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए समीर अंजान जी के लिए और व्योमेश जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बने रहने के लिए। ये थी हमारी आज की अद्वितीय श्रृंखला की ये आखिरी सत्र। कल हम फिर मिलेंगे, कल शाम को 4:30 बजे आप सभी के साथ अद्वितीय के सत्र में जुड़ेंगे जोगी मलक, जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर, उनके साथ बातचीत करेंगे अजय कुमार जी। उसके बाद फिर उसी मंच पर आपके साथ जुड़ेंगे राजेश टेलांग, और उसके बाद हमारा शाम को 7:30 बजे तूफान बैंड, जो कि एनएसडी स्टूडेंट्स का बैंड है, वो इस मंच पर आपको मिलेगा। ये अद्वितीय श्रृंखला का कल का प्रोग्राम है। आप प्लीज जुड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बने रहने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आपने अपने YouTube पर अपलोड कर दिया ना वो? एक मिनट, हाँ मैंने किया है उसको। एक मिनट, ये बंद कर लिया। बंद कैसे? बंद यहाँ से होगा।